मैं अभय नारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं को राजनीति शास्त्र विषय के संदर्भ में प्रकाश डाल रहे हैं, जिसे पढ़ करके छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगी। बीए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय का जो प्रथम अध्याय है वो है उत्तर औपनिवेशिक काल के बाद भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके पहले हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन करती थी और हम उसी के तहत जो है रहते थे और जीते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे यहाँ एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की सरकार बनी और वो लोकतांत्रिक सरकार एक संसदात्मक शासन प्रणाली को हम अपनाए और संसदात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से हमारे यहाँ चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है, जनता को अधिकार मिला है, वयस्क मत अधिकार, अनुच्छेद 324 आप पढ़े होंगे। तो उसमें निर्वाचन की बात किया गया है और ये निर्वाचन हमारा चुनाव आयोग कराता है और प्रत्येक 5 साल के बाद जो जनता जीत करके जाती है, जो सत्ता पक्ष की होती है, वही सरकार में बैठता है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र, जैसे कि आप नाम से भी जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता की सरकार। हाँ, और जनता की सरकार इस रूप में भारत में है कि हमारे यहाँ प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होता है, यानी वयस्क मताधिकार नागरिकों को मिला है। ये उत्तर औपनिवेशिक काल के बाद भारत में एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ संविधान क्या है? महत्वपूर्ण है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं या सरकार हमारी ऐसी काम नहीं करती है जो विधि संगत नहीं है। तो ये भी लोकतंत्र की स्थापना का महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ अपना संविधान है, हमारे यहाँ संविधान लिखित है और इसमें अनुच्छेदें हैं और भी अनुसूचियाँ वगैरह हैं।
इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शक्तियाँ एक जगह नहीं है, केंद्रित नहीं है। संघ की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी सूचियां हैं कानून बनाने के लिए, संघ सूची की बात करें, चाहे राज्य सूची की बात करें, चाहे समवर्ती सूची की बात करें, तो ये भी अलग अलग हैं। और संघ सूची पर तो पूरा अधिकार है संघ को, सरकार को कानून बनाने के लिए। राज्य सूची पर राज्य को अधिकार है। जहाँ तक समवर्ती सूची के विषयों पर बात है, तो समवर्ती सूची के विषयों पर यह है कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाएंगे। अगर कोई मतभेद होता है तो संघ के बनाए हुए कानून को ही इसमें लागू किया जाएगा। इसके अलावा चौथा जो चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का हमारे यहाँ निर्वाचन होता है और ये निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। ये भी लोकतंत्र को एक सुदृढ़ता प्रदान करता है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट देते हैं, और ये व्यक्ति भी हमारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का भी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णन जो किया गया है, ये भी लोकतंत्र को प्रबल बनाता है कि हमारे यहाँ के लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये भी लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक ये होती है कि सत्ता पक्ष जिसके सदस्य ज़्यादा होते हैं वही अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व भी हमारे लोकतंत्र का एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है, लोकतंत्र को एक मजबूती देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ ये व्यवस्था स्थापित हो रही है कि मंत्री कोई मनमानी कार्य नहीं करेंगे। मनमानी कार्य करते हैं अगर लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है या विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल का बहुमत नहीं है तो उसकी सरकार गिर जाती है। तो ये हमारा जो है हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल के बाद की स्थितियां हैं जो पहले नहीं थी। पहले ऐसा नहीं था, ब्रिटिश सरकार कोई भी मंत्री को किसी भी प्रकार का कार्य करे, कोई भी अधिनियम बना दे, हमारी जो जनता है, भारत की जनता है, उसको मानना पड़ता था। इसके अलावा हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
ये भी लोकतंत्र की हिफाजत करता है। और अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मामला रखते हैं, कोई हमारा शोषण होता है तो। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत नागरिकों को अधिकार देकर के ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण एक नया आयाम जोड़ा गया है कि आप छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दे करके हम लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान करते हैं कि महिलाओं को पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, महिलाएं स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगी, महिलाएं स्वतंत्र रूप से नौकरी करेंगी, जो लोकतंत्र के लिए एक वरदान है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा और भी लोकतांत्रिक आयाम जोड़े गए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के तहत हम नागरिकों को अधिकार दिए हैं कि कोई भी भ्रष्टता हो रही है किसी भी विभाग में, सरकार में, तो हम आरटीआई के माध्यम से उसकी सूचना लेंगे और वो मनमानी कार्य नहीं करेगा। ये भी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था, नियुक्ति का प्रावधान करके, ये व्यवस्था करके हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। अब लोकपाल और लोकायुक्त का जो विधेयक है, जो अधिनियम, अच्छी तरीके से इसको समीक्षा करने के बाद लागू करना था, लेकिन अभी तक जो उसका मेन उद्देश्य था हम मंशा को पूरा नहीं कर पाए। कारण क्या है कि लोकपाल जो है, लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री भी आता था कि अगर प्रधानमंत्री कोई गलत कार्य करता है तो उसकी भी सुनवाई जो है लोकपाल देख सकता है। अगर भ्रष्ट कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दुर्भाग्य कहिए या संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए अभी उचित न कहिए, हम पूर्ण रूप से उसको लागू नहीं किए हैं, लेकिन इसकी चर्चा चल रही है लागू करने के लिए। अगला जो लोकतंत्र का हमारे यहाँ रक्षा करता है और वो है संसदात्मक शासन प्रणाली। हम संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाए हैं, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से हमारे यहाँ के लोग अच्छे से
जो भी प्रतिनिधि को चुनते हैं उनकी समस्याओं को लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में या विधान परिषद में उस समस्या को डिस्कस करेंगे। जो अच्छा होगा बुरा होगा उसको जो है विचार करने के बाद कानून का स्वरूप देंगे। तो संसदात्मक शासन प्रणाली का स्वरूप भी हमारे स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे हम लगता है कि हमारे यहाँ जनता की आवाज़ को सुना जाता है, सचमुच लोकतंत्र है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात अनुच्छेद 40 में पहले भी किया गया था नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब हम 72वां और 73वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक मान्यता दी है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का अभिप्राय यह है कि जो नीतियां सरकार बनाएंगी अपनी मर्जी से, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब 73वां 74वां संवैधानिक मान्यता जब स्थानीय लोक शासन को मिल गया है, इसमें हम चुनौती दे सकते हैं, हमारी पब्लिक जा सकती है। तो ऐसे में ये लोकतंत्र को महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा हम लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक देखते हैं वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो मिला है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये भी लोकतंत्र को एक नया आयाम देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, कोई भी ऐसा कार्य अवैधानिक रूप से नहीं करता। अगर अवैधानिक रूप से कोई कानून कार्य करता है तो उसे पद से हटाया जाता है, और ये भी संविधान के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जो हमें प्राप्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय साइबर क्राइम रोकने के लिए साइबर क्राइम अधिनियम बनाया गया है, जिसे साइबर क्राइम न हो। आज का क्राइम न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, और डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। ये व्यवस्था किया है कि कोई इस प्रकार का क्राइम होता है तो उसे पुलिस को सूचित किया जाए। साइबर क्राइम के जो भी ब्रांचेज या ऑफिस या कार्यालय बने हैं वहाँ लोग सूचना दें और उसके तहत उसका निस्तारण। तो ये भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण वरदान है। इसके अलावा हम देखते हैं और भी योजनाएं हैं, चाहे वो समाज कल्याण से संबंधित हों। समाज कल्याण की स्थापना करके इसमें छात्रवृत्ति, इसके अलावा
हम देखते हैं कि अन्य प्रोत्साहन सरकार समय समय पर छात्रों और छात्राओं को देती हैं, जिससे उनकी शिक्षा पूरा हो। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का मूलभूत अधिकार देकर के भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करता है भारत के लिए। इस मूलभूत अधिकार में यही है कि 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा, कक्षा 8 तक की शिक्षा सबको दिया जाना अनिवार्य है, और गार्जियन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा 8 तक के बच्चों को दें, और उनका दायित्व है, गार्जियन की दायित्व है, और बच्चों का ये अधिकार है कि 8 तक गार्जियन से कह करके पढ़ें। इसके अलावा भी जो आपको लोकतंत्र के लिए लगता है, जितने भी जनोपयोगी लोगों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, जिसमें वन नेशन वन कार्ड की बात हम कर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड, ये भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण वरदान साबित हुआ है। एक हम राशन कार्ड पर, राशन की दुकान पर, चाहे किसी भी दुकान पर जाएं कि लें, सरकारी जो दुकानें हैं वो मना नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र के लिए वरदान है जो हमें स्वतंत्रता देती है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करें। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और दूसरे लेक्चर में हम और भी परिचर्चा करेंगे जो बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के